We still have 134 hostages still in Gaza. We came to call on them, on this government to resign. We need new leadership in order to bring back the hostages. तो आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। और बात इजराइल की। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही बुने जाल में घिरते जा रहे हैं? हमास के साथ जारी युद्ध के बीच इजरायली जनता का गुस्सा और असंतोष सड़कों पर नजर आता है। लोग नाराज हैं कि इतने दिनों के बाद भी इजरायली बंधक छुड़ाए नहीं जा सके हैं। युद्ध जारी है, उनके खिलाफ प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और इजराइल की वॉर कैबिनेट के सदस्य बेंजामिन गैंट्स ने सितंबर में चुनाव कराने की मांग की है, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध के बीच हुए चुनाव से हमास को ही फायदा होगा। लेकिन नेतन्याहू घर के भीतर भी आलोचना झेल रहे हैं। अमेरिका से भी अब उनके सहयोग नहीं बैठ रहे हैं। और ऐसे में क्या गाजा में चल रहे युद्ध का खात्मा होगा? क्या जो काम नेतन्याहू नहीं कर रहे वो इजराइल की जनता करेगी? नेतन्याहू के मुखर आलोचक जो गाजा युद्ध के बीच एकता दिखाते हुए युद्ध कैबिनेट में शामिल हुए बेंजामिन गैंट्स, वो सितंबर में चुनाव की मांग कर रहे हैं। שלא נתעלם מאסון ה-7 באוקטובר ומה שקדם לו. לכן, עלינו להגיע לתאריך בחירות מוסכם במהלך חודש ספטמבר, אם תרצו, לקראת שנה למלחמה. שוחחתי בשבועות האחרונים עם מנהיגים פוליטיים בנושא, כמו גם עדכנתי את ראש הממשלה, שאני מאחל לו בריאות והחלמה מהירה, ואמשיך איתו את הדיאלוג בנושא. מועד בחירות מוסכם כזה, तो इजराइल में टेल अवीव में सड़कों पर अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ किस तरह की नाराजगी नजर आ रही है। जिस युद्ध को वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, वो ही अब उनके लिए कैसे एक नुकसान बनकर सामने खड़ा हो रहा है और लोगों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार रहेगी या जाएगी? क्या 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर से उनके खिलाफ विरोध ने तेजी पकड़ ली है। जबरदस्त विरोध इजराइल में हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का। वहां पर संसद के सामने, वहां पर रक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में जुटे इस वीकेंड, और कई तो वहां पर टेंट गाड़ कर बुधवार तक डटे रहे। उनकी मांग है कि फौरन जो बंधक हैं उन्हें वापस लाया जाए। करीब 134 इजरायली अब भी गाजा में बंधक हैं। वहां पर 6 महीने युद्ध के होने के बावजूद, इजराइल हमास युद्ध के 6 महीने होने के बावजूद अभी तक ये 134 बंधक वापस नहीं लाए गए हैं। और लोगों में इस बात की हताशा है, उनके रिश्तेदारों में इस बात की हताशा है। उन्हें ये लगता है कि सरकार इस बात को प्राथमिकता नहीं दे रही है कि इन बंधकों को वापस लाया जाए। ये भी साफ नहीं है कि इनमें से कितने बंधक जीवित हैं 134 में से, और किस आतंकी गुट के पास है। इसीलिए ये प्रदर्शन जो है अब बहुत तेजी पकड़ रहे हैं। डील पर लगातार बात होने के बावजूद बात बनी नहीं है। नवंबर में जब एक युद्ध विराम हुआ था, उस वक्त 100 से भी ज्यादा जो बंधक थे, इजरायली बंधक और उसमें कुछ विदेशी बंधक भी थे, वो हमास ने वापस किए थे। लेकिन 134 लोगों का अब भी पता नहीं है और डील पर कोई बात नहीं बनी है। बार बार बात टूट जा रही है। इस सब के बीच जो वॉर कैबिनेट है उसके हिस्सा बेनी गैंट्स, इन्होंने कहा है कि सितंबर में चुनाव होने चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू हैंडल कर रहे हैं स्थिति को, इजराइल गाजा युद्ध को, उससे असहमति जताते हुए कहा है कि सितंबर में चुनाव होने चाहिए। और यही बात वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कही है। उनका कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो भी कर रहे हैं अपना हित साधने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, लिकुड पार्टी, उसने कहा है कि इस वक्त विपक्ष को इस तरह के आरोपों से बचना चाहिए। अगर चुनाव होते हैं तो 6 महीने तक बाकी और कोई भी काम नहीं हो पाएगा और इसका असर इजराइल हमास युद्ध पर पड़ेगा। असल में युद्ध के वक्त, शुरू होने के वक्त एक साझा कैबिनेट गठन किया गया था, जिसके अधिकतर वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उसका हिस्सा बनी। लेकिन अब इस एकता में दरारें दिखने लगी हैं, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है उसमें जो जीत है, निश्चित जीत, वो एक नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बंधक जो वहां पर बाकी हैं उनको वापस नहीं ला पाए हैं।
और जानकारों के मुताबिक अगर 6 महीने के अंदर चुनाव होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से हार सकते हैं। इधर गाजा में 7 अंतर्राष्ट्रीय एड वर्कर्स जो मानवीय सहायता दे रहे थे, उसमें ब्रिटिश सिटीजन भी थे, उसमें ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी थे, उनके मारे जाने के बाद, वो इजरायली हवाई हमले में मारे गए, उनके मारे जाने के बाद जिस संस्थान की तरफ से वो मदद देने पहुंचे थे, उनके चीफ ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। उसकी तीखी जो आलोचना है वो ना सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बल्कि और भी पश्चिमी देशों के नेताओं की तरफ से आई है। कुछ ने इसकी स्वतंत्र जांच करने की बात कही है। हालांकि जानबूझकर निशाना बनाए जाने की बात को इजराइल के अधिकारियों ने गलत बताया और उन्होंने ये भी कहा है कि ये हो सकता है गलती से हुआ हो और इसके बारे में आगे जांच करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस पूरे युद्ध में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अमेरिका अभी तक साथ खड़ा रहा है इजराइल के और लगातार मदद भी देता रहा है हर प्रकार की, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो कि उसके लिए भी मुश्किल होगा और उसे लगता है कि इजराइल को, नेतन्याहू को खासकर सिर्फ शब्दों से रोकना अब मुश्किल हो रहा है। तो आगे अब इसमें क्या होगा, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। तो ये हालात हैं कि नेतन्याहू के साथ अब अमेरिका भी साथ नहीं चल पा रहा है और ये एक मुश्किल की बात हो सकती है, जबकि बाकी जो वहां पर नेता है ये मानते हैं कि अमेरिका लगातार साथ खड़ा रहा है। तो एक तरफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन घर के अंदर, पार्टियों में दरार, एकता की बजाय युद्ध के वक्त में ये दरार, कोई निश्चित जीत हमास के ऊपर नहीं, बंधकों को लाने में नाकामयाबी, और अब जो बाकी सहयोगी देश हैं उनका भी धीरे धीरे अलग पड़ना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। और इसीलिए सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे, क्या उनकी सरकार गिरेगी और क्या वहां पर एक और सरकार आएगी और तब क्या एक युद्ध विराम, एक डील की बात आगे बढ़ पाएगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डॉक्टर खीवराज जांगिड़, जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और टेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब हमने जैसे इस रिपोर्ट में भी बताया, डॉक्टर खीवराज जांगिड़, उनके सहयोगी जो है बेंजामिन नेतन्याहू के, वो भी क्या उनसे अब परेशान हैं? किस तरह हमने वो तस्वीरें, वो विजुअल्स देखे हैं इजराइल से कि सड़कों पे लोग उनके विरोध में अब खड़े हो रहे हैं, हालात क्या हैं वहां पे? नमस्कार नगमा जी। आपकी सहयोगी कादम्बिनी जी ने बहुत अच्छे से और बखूबी सारी चीज़ों का बहुत मतलब अनुमान ठीक लगाया है और जो उनकी रीडिंग है वो बिल्कुल सही है। जेरूसलम में 4 दिन बड़े मतलब संजीदा भी थे और उत्तेजना वाले भी थे। मैं एक शाम जाके बस उस माहौल को देख के भी आया था और मैं बस एक छोटी सी स्टेटमेंट है एक फैमिली मेंबर की, जिनकी परिवार के लोग अभी गाजा में बंदी है, मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट आज अखबारों में यहाँ छपी है, उससे पता चलता है कि नेतन्याहू के खिलाफ सबसे बड़ी भरोसे की टूट हुई कहाँ है। तो इलाना करके हैं ये, उनका ये कहना है कि फॉर 6 months दे हैव बीन टेलिंग अस द गवर्नमेंट दैट वी नीड टू कीप दिस स्टोरी ऑफ चेंजिंग द गवर्नमेंट एंड अपोजिंग नेतन्याहू ऑन द साइड एंड बिकॉज वी नीड टू ब्रिंग द हॉस्टेजेस बैक, वी डोंट बिलीव दैट विल हैपन एज लॉन्ग एज बीबी इज इन पावर। तो वो कहती है कि हमने 6 महीने पहले ही इस बात का सब्र पाल लिया था कि अब नेतन्याहू ही कमान संभालेंगे, पर 6 महीने में अगर वो हमारे परिवार को नहीं छुटा पाए हैं तब तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है। और ये बात सच है। अब से 5 महीने तक परिवार और रिश्तेदारों ने तल अवीव में एक अलग जगह पे विरोध किया, वो सरकार के खिलाफ वाले विरोध वाली जगह पे नहीं जाते थे। दोनों अलग अलग मकाम थे, बहुत दूरी थी आपस में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि खामखा हमें नेतन्याहू का विरोधी मान लिया जाए, हमें बस अपने परिवार के लोगों को छुड़ाना है। पर नेतन्याहू अब पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है और इसमें नेतन्याहू की जिम्मेदारी भले ही बहुत ज्यादा हो, पर इसमें एक आर्मी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। देखिए 6 महीने से अगर आर्मी गाजा में है और वो अगर 120, 130, 134 बंदियों तक नहीं पहुंच पाए हैं, याया सिनवार जो गाजा की सुरंगों में ही है और इसके सबूत हैं, तब तो ये मिलिट्री की बहुत बड़ी नाकामी है। इस नाकामी का ठीकरा बिल्कुल नेतन्याहू के ऊपर फूटेगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी गलती करी। उन्होंने सिर्फ कहा कि हम मिलिट्री के बल पे सब कुछ हमास से छुड़वा लेंगे और हम इस लड़ाई को जीत लेंगे। राजनीतिक समझौते की सूझबूझ का ना होना यहाँ उनको बहुत भारी पड़ गया।
तो वो तो ये भी कहते रहे कि वो इसको लगातार, या कहा जाता रहा कि वो जंग को इसलिए खींच रहे हैं कि जब तक वो जंग चलेगी तब तक वो सत्ता में भी रहेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि जंग का, युद्ध का नहीं खत्म होना ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। ना वहां पे बंधक छुड़ पा रहे हैं, ना ये युद्ध खत्म होता है, ना कोई इसका राजनीतिक हल होता है, कोई इस तरह की कोई डील नहीं वो कर पा रहे हैं। अमेरिका के साथ जो सहयोग रहा, अमेरिका उनका सबसे बड़ा सहयोगी रहा, वहां पे भी अब एक तरह की एक ऊब दिखती है अमेरिका में भी, जो, या ये भी कहें कि इजराइल अमेरिका की भी बात अब वैसी सुन नहीं रहा है। नहीं, आपने बहुत सही कहा, वो ऊब नहीं, वो बहुत बड़ा विरोध है अमेरिका में। जो यहूदी लोग हैं, अमेरिकन यहूदी, उनका बहुत बड़ा, जिस दिन यहाँ विरोध हुआ पूरे इजराइल में, न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका के यहूदियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और वहां के जो सबसे बड़े यहूदी नेता रहे हैं, शूमर करके हैं, वो सेनेट में है, उन्होंने साफ सेनेट में खड़े होकर कहा आज से 15-20 दिन पहले कि गाजा में शांति और इजराइल की शांति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो नेतन्याहू खुद हैं। और उस स्टेटमेंट को लेके इजराइल में बड़े बवाल हुए कि कोई कैसे कह सकता है, पर इजराइल के राष्ट्रपति ने भी कहा कि जिन्होंने बात की वो सटीक है, उसकी कोई आलोचना नहीं हो सकती। तो अमेरिका का मेरे ख्याल से विरोध, जो कि वाजिब है, उन्होंने बिल्कुल पूरा खुला छूट दे रखी थी इजराइल को 6 महीने के लिए, और अब रफा क्रॉसिंग को लेके वो छूट नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की जो इन दिनों अनबन है वो सिर्फ रफा क्रॉसिंग को लेके है। और यहाँ नेतन्याहू एक नैरेटिव ये तैयार कर रहे थे कि मैं अमेरिका का विरोध करके भी ये कार्रवाई कर लूंगा, वो चीज इनके पल्ले नहीं। अब ये देखिए कि एक आखिरी सवाल कि यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगह दिख रहा है, सड़कों पे भी लोग नजर आ रहे हैं और कुछ लोग कई दिन तक वहाँ पर टिके रहे हैं। सहयोगी जो हैं, नेतन्याहू के जो सहयोगी थे या जो विरोधी भी थे, जो युद्ध की वजह से उनके साथ एकजुट हुए थे, जैसे बेनिमिन गैंट्स की हम बात कर रहे थे, वो भी अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी लगती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव चाहते हैं और चाहते हैं कि बेनिमिन नेतन्याहू की जगह कोई और लीडर अब आए। देखिए, बेनी गांट्स भले ही बड़े बोल रहे हो, पर उनकी ज्यादा पकड़ अभी भी इजराइल की अंदरूनी राजनीति में नहीं है। उनको अमेरिका भी बुलाया गया, अमेरिका का उनको पूरा सहयोग है, उनकी साख है आर्मी के साथ, पर इजराइल में छोटी छोटी पार्टियों का बड़ा दुख है। मतलब वो बहुत कोलिशन बनाना पड़ता है, और उस साझा चीज को जुटाने के लिए बेनी गांट्स अभी अपनी सारी विरोधी पार्टियों को भी साथ नहीं ले पाए। याइर लपीद उनके साथ नहीं है। याइर लपीद ने बेनी गांट्स को शुरू में ही कहा था कि आप इस कैबिनेट को न ज्वाइन करें। ये जो साझा युद्ध के लिए कैबिनेट बनाई गई थी, इसके फैसले में बेनी गांट्स के साथ दूसरी विरोधी पार्टियां नहीं थी। उनको लगा था कि बेनी गांट्स फिर से नेतन्याहू के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे और बेनी गांट्स नेतन्याहू के पैतरों से नहीं बच पाएंगे। तो बेनी गांट्स का अभी तक कोई बड़ा राजनीतिक पैतरा या बेस लगता नहीं है। एक सबसे बड़ी मुश्किल नगमा जी इजराइल की राजनीति में ये भी है कि इजराइल में नेतन्याहू पे भले ही इस बात का ठीकरा फूट रहा हो, पर इजराइल के अंदर पिछले 15 सालों में कोई इतना बड़ा नेता नहीं हुआ है जो ये कहे कि फिलिस्तीन के साथ हमारी 2 राज्यों की मांग को मानना ही एक अच्छे भविष्य की शुरुआत है। इजराइल के सारे नेताओं ने फिलिस्तीन के अस्तित्व को नकारा है। तो अब आप किस मुंह से हमास के साथ या फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के साथ समझौता करेंगे? और बिना समझौते के तो बंदी नहीं छूटेंगे। तो इजराइल की राजनीति मुझे लगता नहीं है कि किसी एक नेता के आने से बहुत ज्यादा बदल जाएगी। ये परिस्थितियां बहुत जटिल, और ये जटिलताएं आने वाले कई महीनों में इजराइल के साथ रहने वाली हैं। सही कहा आपने कि जटिलताएं बनी रहेंगी। किसी एक लीडर के बदले जाने से शायद कुछ बदले नहीं, लेकिन लोगों में ये असंतोष दिखने लगा है कि वो लीडर जो अभी बने हुए हैं और एक मजबूत नेता माने जाते रहे, वो उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए खिवराज जागिड़। और इजराइल में, टेल अवीव में, अलग अलग शहरों में विरोध बेनिमिन नेतन्याहू के खिलाफ नजर आता है, एक असंतोष नजर आता है। एक अर्ली चुनाव की भी, यानी सितंबर में चुनाव की बात, ये हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल की सड़कों की तस्वीर, जहां पर उनके परिवार के लोग जो बंधक अभी भी हैं हमास के पास, उनको छुड़ाने को लेकर लोग सड़कों पर निकल आए हैं कि जो इजरायली आर्मी है वो वहां में मौजूद है, गाजा में मौजूद है, लेकिन बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम सच की पड़ताल में, और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि जापान अगर जाना हो तो अब आपको मिल सकता है ई वीजा। कैसे अप्लाई करें, इस ब्रेक के बाद।
अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो शायद आपका सफ़र अब पहले से कुछ आसान हो जाए। जापान ने कई देशों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये सिंगल एंट्री वीज़ा होगा। इसकी वैधता 90 दिनों की होगी। सामान्य पासपोर्ट वाले ये वीज़ा ले सकेंगे। खास करके हवाई यात्रा से जापान पहुंचने वालों को इस वीज़ा सुविधा का लाभ मिलेगा। ये सुविधा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित 12 देशों के लिए फिलहाल शुरू की जा रही है। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक भी इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और आज का रेजर शार्प क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, क्या इजराइल गाजा पर हमले रोकेगा? सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।